Hello students, today we are going to discuss classification of contract. Basically, contract is divided in four categories: basis of enforceability, basis of formation, basis of execution and basis of obligation. Under first category, that is basis of enforceability, again contract is divided into five types. First one is valid contract, second one is voidable contract, third one is void contract, fourth one illegal contract, and fifth one unenforceable contract. Today we will discuss the types of contract on the basis of enforceability. First one is valid contract. A valid contract is an agreement enforceable by law. एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा लागू करने योग्य है वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. An agreement becomes enforceable by law when all essential elements of valid contract are present. एग्रीमेंट लॉ के द्वारा तभी लागू किया जाता है जब उसके अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट रहते हैं. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो मुख्य इम्पॉर्टेंट घटक होते हैं वो जब इसमें आ जाते हैं एग्रीमेंट में, तब वह एग्रीमेंट लॉ के द्वारा लागू करने योग्य बन जाता है और तब हम उस एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. सेकेंड टाइप है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. voidable contract वह एग्रीमेंट है जो कि एक पार्टी द्वारा ही या उसके इच्छा के अनुसार ही लागू किया जाएगा. ऐसे एग्रीमेंट को हम voidable contract बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी के पास ही पावर है, पावरफुल पोजीशन है कि वह इस एग्रीमेंट को लागू कर सकता है. अगर वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को वो अवॉइड भी कर सकता है. यूजुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable when consent of one of the party to the contract is obtained by coercion, undue influence, misrepresentation or fraud. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बोला है जहाँ पर एक पार्टी की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है. वह कंसेंट या तो उसको डरा कर धमका कर लिया गया है, दैट इज़ कोअर्शन, या फिर उसको किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में, रिलेशनशिप के इन्फ्लुएंस में उसके द्वारा कंसेंट ली गई है, या उसको चीज़ें मैनिपुलेट करके समझाई गई है, या उसके साथ धोखा करके उसकी कंसेंट ली गई है. तो जब पार्टी की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होती तब वह एग्रीमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीग्यूट पार्टी. यहाँ एग्रीग्यूट पार्टी यानी होता है पीड़ित, मतलब जिसकी कंसेंट, ये ऊपर जो 4-5 कैटेगरी दी हैं, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इसके अंतर्गत जिसकी कंसेंट ली गई है उस पार्टी को हम कहेंगे एग्रीग्यूट पार्टी. और उसके पास में ऑप्शन है, उसके पास में राइट है, वह चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है, लागू कर सकता है, या वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, यानी वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त भी इस कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है. अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ए थ्रेटन्स टू शूट बी if he does not sell his new Bajaj scooter to A for ₹2,000. B agrees. The contract has been brought about by coercion and is voidable at the option of B. ए ने क्या किया, बी को शूट करने के लिए डराया कि अगर तुम तुम्हारी स्कूटर मुझे नहीं बेचोगे 2000 में तो मैं तुमको गोली मार दूंगा. यहाँ पे बी ने एग्री कर लिया. तो बी ने एग्री क्यों किया? क्योंकि ए ने उसे डराया और धमकाया. तो यहाँ पर बी की पोजीशन कैसी है? ये पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइडेबल, क्योंकि बी चाहे तो ये जो 2000 में उसने स्कूटर बेची है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसको वो कंटिन्यू रखेगा.
या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाके ये प्रूव कर देगा कि उसको डराया गया, धमकाया गया और उसकी कंसेंट ज़बरदस्ती ली गई, मतलब एग्रीमेंट में उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, और फिर तब कोर्ट उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर देगा, मतलब तब बी के लिए बाइंडिंग नहीं रहेगा अपनी स्कूटर ए को बेचने के लिए। सो यहाँ पे ये क्लियर होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, अवॉइड हो सकता है उस पार्टी द्वारा, उस पीड़ित पार्टी द्वारा जिसकी कंसेंट फ्री में नहीं ली गई है, जिसके साथ जोर ज़बरदस्ती की गई है, डराया धमकाया गया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड काइंड है वॉइड contract. Section 2J defines void contract as a contract which ceases to be enforceable by law becomes void. यानी जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता या उसमें वह लागू करने की योग्यता ही नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। It follows from the definition that a void contract is not void from its inspection that it is valid. मतलब बहुत सी बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में वॉइड नहीं होते, जो इंसेप्शन यानी स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होते हैं, वैलिड ही होते हैं और इसलिए वो दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होते हैं। बट कुछ समय बाद कुछ रीज़न के वजह से वो वॉइड बन जाते हैं। जैसे कि मान लो कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि हमने स्कूटर बेचने का एग्रीमेंट किसी के साथ में किया। ए और बी पार्टी है, ए ने अपना स्कूटर बी को बेचने का एग्रीमेंट किया, बदले में बी ए को 5,000 रुपये देगा। लेकिन ऐसा हुआ कि एग्रीमेंट होने के कुछ दिनों बाद बहुत भयंकर फ्लड आया टाउन में और उस फ्लड में वह स्कूटर बह के चला गया। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का, जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है स्कूटर, वही अब अवेलेबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड बन जाएगा। जब स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तब ये वैलिड था क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट थी, दोनों पार्टीज़ कॉम्पिटेंट थे, दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप था, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स थे। लेकिन जिस कारण से वह कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, जो सब्जेक्ट मैटर था, वो कुछ दिनों बाद अब अवेलेबल नहीं है फ्लड के वजह से। तो जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में रहेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कैसे रहेगा, इसलिए फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। सो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में वैलिड रहते हैं और बाद में वॉइड बन जाते हैं, उनको सिंपली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड रहते हैं, उनको बोलते हैं वॉइड अब इनिशियो। दैट मीन्स दे आर नॉट वैलिड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि माइनर 18 साल से छोटे बच्चे के साथ में अगर कोई एग्रीमेंट किया गया तो वो एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो रहता है, वह एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड रहता है। यहाँ पर हमारा थर्ड वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज़ इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट whose formation, object, performance is against the law of land or contrary to public policy, that no court will entertain or enforce it. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका ऑब्जेक्ट या जिनका परफॉर्मेंस लॉ के अगेंस्ट में है या लॉ में वो चीज़ प्रोहिबिटेड है और वही चीज़ करने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट कॉन्ट्ररी चीज़ें करने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है, ऐसे एग्रीमेंट को कोर्ट एंटरटेन नहीं करता, लागू नहीं करता और ऐसे ही एग्रीमेंट को हम इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक्चुअली इनको इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट को नो कॉन्ट्रैक्ट बोल के कहा जाता है। नेक्स्ट इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट।
अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट उनको कहा जाता है in which is one which is valid in itself but is not capable of being enforced in court of law because of some technical defects such as absence of writing, registration, requisite stamp, etc. इन अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो लागू करने योग्य नहीं होते. ये स्टार्टिंग में एनफोर्स करने लायक नहीं होते क्योंकि ये मतलब ये वैलिड तो होते हैं, दे आर वैलिड इन इटसेल्फ. उसमें इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे इसेंशियल्स उसके अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लागू करने योग्य नहीं रहते क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो सकता है. जैसे कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, क्लियर राइटिंग नहीं होती, या क्लियर जिससे मीनिंग समझ में आए ऐसी राइटिंग नहीं रहती, या फिर स्टैम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट रहती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में स्टैम्प ड्यूटी लैकिंग रहती है, या कुछ एग्रीमेंट टाइम बेयर्ड हो जाते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन की वजह से. तो ऐसे एग्रीमेंट इवन दो वैलिड होते हैं फिर भी आप उनको एनफोर्स नहीं कर सकते, फिर भी लॉ उसको एनफोर्स नहीं कर सकता. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अनएनफोर्सिएबल बोलेंगे. अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अगर उसमें पार्टी ब्रीच करती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई पार्टी तोड़ती है, तो दूसरे पार्टी के पास में राइट रहता है कि वो 3 साल के अंदर कोर्ट में जाके अपनी केस रखे और कोर्ट से वो परफॉर्मेंस करवा के ले और सामने वाले पार्टी से डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सके. लेकिन अगर 3 साल के बाद में 4 या 5 साल बाद अगर वह पार्टी कोर्ट में जाती है तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सिएबल बोलेगा, क्योंकि इवन दो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से 3 साल का पीरियड एक्सपायर होने के बाद अगर वह बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए आता है तो कोर्ट ऐसे पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेगा, इसीलिए उनको अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहे, दे मे बी वैलिड वन बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न technicalities they are not capable of being enforced in the court of law. So यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट सेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट के बाकी टाइप्स देखेंगे. थैंक यू.